रचना की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। रचना के लिए ये रिश्ता उसके पापा के दोस्त के किसी रिश्तेदार ने बताया था। लड़के का नाम रोहित था। वैसे तो लड़का अच्छा ही था, लेकिन फिर भी पूरी जानकारी के लिए रचना के पापा जिन्होंने ये रिश्ता बताया था, उन्हें साथ लेकर रोहित को देखने उसकी मल्टीनेशनल कंपनी में गई। जब कंपनी में पहुंचे तो रिसेप्शन पर पता चला कि रोहित मीटिंग में बिजी है और मीटिंग शाम तक चल सकती है क्योंकि बाहर से लोग आए हुए हैं। तभी रचना के पापा के साथ जो उनके दोस्त गए थे वो कहने लगे कि कंपनी से ये तो पता चल ही गया है कि रोहित नाम का लड़का इस कंपनी में है, तो फिर निश्चिंत हो जाओ और चलो, क्या पता करना है, यही तो देखना था कि कोई रोहित है भी या नहीं। तो महेश जी को भी उनकी बात सही लगी कि चलो, लड़का तो देख ही लिया था, बस कंपनी ही देखनी थी, तो वो भी देख ही ली, तो अब चलते हैं, कहकर दोनों घर वापस आ गए। सब लोग बहुत खुश थे। बहुत अच्छे से शादी हुई। रचना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो उसके माता पिता ने बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। ससुराल गई तो सब लोग रचना के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे थे। दूसरे दिन रचना ने उस घर में अपने हम उम्र की एक लड़की को देखा, तो उसने अपनी सास कावेरी जी से पूछा कि मम्मी जी, ये लड़की कौन है? तो कावेरी जी बोली, रचना, ये हमारे मायके से है, घर के काम में हाथ बटा देती है, गरीब घर की बेटी है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और हम जो पैसे देंगे उससे इसके घर वालों को भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। तभी रचना बोली कि आपने बहुत अच्छा किया मम्मी जी। रचना शाम को ये सब बातें अपनी मम्मी से फोन पर बता रही थी। तभी वो लड़की उस कमरे में आई और बोली, चादर लेनी थी धोने के लिए। तो रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बैठो। नहीं नहीं, काम बहुत हैं, लड़की ने घबराते हुए कहा। तो रचना बोली, अरे तुम मेरी ही हम उम्र हो, क्या नाम है? तभी रचना की सास की आवाज़ सुनाई दी, अरे कहाँ गई? तो लड़की घबरा गई और बोली, आई। और वो तेजी से चादर बेड से उतारकर जाने लगी। तो रचना ने कहा, अरे नाम तो बताओ अपना। सुमन है, कहकर वो तेजी से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद रचना ने सबसे पूछा कि ये सुमन इतना शर्माती क्यों है? तो उसके पति रोहित ने कहा कि ये गांव से आई है ना, तो थोड़ा झिझकती है, इसीलिए किसी से बात नहीं करती। अगले दिन रचना ने सुमन से कहा कि आज से मैं भी रसोई में आ सकती हूँ, मीठा कुछ बनाना है ना, और आज के बाद हम दोनों मिलकर काम करेंगे, काम भी जल्दी होगा और हमें बातें करने का भी समय मिल जाएगा। मैं भी नहीं हूँ, कोई दोस्त नहीं है, तुम हम उम्र हो तो खूब जमेगी हमारी। तभी कावेरी जी ने कहा कि अरे ये ज़्यादा बातें नहीं करती है। सुमन कुछ नहीं बोली और रसोई से बाहर आ गई। कावेरी जी से सामान लेकर रचना ने खीर बनाई। सबको खीर बहुत पसंद आई। रचना की सास ने कहा, बहू, तेरी रसोई के नेक के लिए मैंने साड़ी और अंगूठी लेकर रखी है, तुम गांव जाओगी तो तुझे दे दूंगी, अभी मेरी अलमारी में रखी है। तो रचना बोली, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शाम को रोहित ने रचना से कहा, रचना, मैं सोच रहा हूँ और पापा मम्मी की भी राय है कि तुम जेवर लॉकर में रखवा दो। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, इस घर में शादी हुई है तो रुपए जेवर तो घर में होंगे ही, ये सबको पता होगा, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो रचना ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी, नहीं तो अलमारी को बार बार खोलकर देखना एक झंझटी है, कहकर उसने सारे जेवर रोहित को निकाल कर दे दिए। रचना और सुमन दोनों साथ मिलकर काम करती। तो रचना ने एक बात महसूस की कि उसके ससुराल वाले उनके आसपास आते ही सुमन बात करना बंद कर देती, नहीं तो उसके साथ खुलकर बातें करती। रचना को लगने लगा कि मैं इसकी हम उम्र की हूँ, इसीलिए ये मेरे साथ खुलकर बातें करती है और इनसे शर्मा जाती है। रचना ने जब ये बात अपनी माँ को बताई कि मम्मी, सुमन मेरे साथ थोड़ा खुलकर बातें करती है पर इन लोगों से शायद डरती है, तो रचना की मम्मी ने कहा, हाँ बेटी, वो गांव में रही है ना, अब शहर में आने पर घबराहट तो होगी ही, पर तुम उससे प्यार से बात करना। हाँ मम्मी, कहकर रचना ने फ़ोन रख दिया और सुमन से बोली, अरे सुमन, बाकी सब लोग कहाँ गए? तो सुमन ने बस आंखों से इशारा किया कि सब लोग कमरे में हैं। तो रचना कमरे में पहुंची।
तो सब रचना को देखकर चौंक गई। तभी रचना बोली, अरे आप लोग मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों गई, और आप सब यहाँ क्या बातें कर रहे हो? तो रचना की सास कावेरी जी बोली, अरे कुछ नहीं, बस खाने में क्या खाएंगे यही पूछने आई थी। तभी रचना ने कहा कि अच्छा चलो, सुमन ने चाय बना ली है, चलकर चाय पी लीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। रचना बाहर आ गई। अगले दिन रचना और सुमन दोनों घर की साफ सफाई में ही लगी थी। तभी रचना ने कहा कि आज रोहित की पसंद का कुछ बनाती हूँ, उनसे पूछकर आती हूँ। तभी सुमन ने झट से कहा कि पनीर और दम आलू पसंद है उन्हें। अरे वाह सुमन, तुम्हें तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, फिर भी तुम्हें पता है। नहीं नहीं कहकर सुमन घबरा गई और बोली, वो कल अपनी मम्मी से कह रहे थे तो सुना था। तभी रचना बोली कि अपनी मम्मी से कह रहे थे मतलब? तुम क्या कहती हो मम्मी जी को? सुमन घबराई हुई आवाज़ में बोलने ही वाली थी कि तभी रोहित की माँ कावेरी जी आ गई और बोली, मासी कहती है ये मुझे। जा रसोई देख सुमन, कितनी बार कहा है कि काम का ध्यान रखा कर। कावेरी जी तेज आवाज़ में बोली तो सुमन तेजी से वहाँ से चली गई। तभी रचना बोली, नहीं मम्मी जी, ये तो बात बिल्कुल नहीं करती है, मैं ही बोलती रहती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम नहीं जानती ऐसे लोगों को, ये लोग काम के चोर होते हैं, कम बोला करो इससे। रचना को कावेरी जी की बात अच्छी नहीं लगी, पर वो कुछ बोली नहीं। रचना ने शाम को रोहित की पसंद का खाना बनाया, सब खुश होकर खा रहे थे। तभी कावेरी जी ने कहा, अरे ये सब तो रोहित की पसंद का है। तभी रचना बोलने ही वाली थी कि ये सब, तभी उसकी नज़र सुमन पर गई तो सुमन ने अपने होठों पर अंगुली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। रचना ने बात घुमाकर कहा कि बस ऐसे ही बनाया, जब मैं घर में बनाती थी तो सबको पसंद आता था, इसीलिए मुझे लगा कि आप सबको भी पसंद आएगा। रचना ने अपनी सास को तो बात घुमाकर कह दी थी, पर मन ही मन उसे ये बात खाए जा रही थी कि सुमन ने उसे चुप क्यों करा दिया। वो सुमन से इस बारे में पूछना चाहती थी, पर हर समय रोहित या उसकी माँ उनके आसपास ही रहते थे। रचना को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो सोचने लगी कि कुछ तो है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। ये सोचकर वो सब पर ध्यान देने लगी। अगले दिन सब छत पर बातें कर रहे थे। तभी रचना कपड़े सुखाने छत पर गई तो सब उसे देखते ही चुप हो गए। रचना ने पूछा, क्या हुआ, आप सब चुप क्यों हो गए? तभी कावेरी जी ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो रचना बोली, ऐसे कैसे नहीं, बताइए मुझे भी, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। तो रोहित बोला, अरे कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमें कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। अच्छा, किस लिए? रचना ने पूछा। तो कावेरी जी बोली, कुछ लोन था, उसके अगले हफ्ते आखिरी तारीख है, देने वाले थे पर शादी में लग गए, बस 1 महीने की बात है, अगले महीने तो एक एफडी पूरी हो रही है, फिर तो वो मिल ही जाएंगे, बस अभी कहीं से इंतजाम हो जाता तो ठीक रहता। तभी रचना बोली, अच्छा तो मैं पापा से बात करती हूँ, आप परेशान मत होइए, अगले महीने तो आप वापस कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल, रचना के ससुर ने कहा। तभी रोहित बोला, धन्यवाद रचना, जो तुमने हमारे बारे में सोचा। अरे अब ये मेरा भी घर है, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी है, कहकर रचना कपड़े फैलाकर नीचे आ गई। थोड़े दिन बाद रचना बोली कि 1 महीना होने वाला है शादी को, आपको ऑफिस कब जाना है? तो रोहित चौंक गया और बोला, हाँ हाँ, बस 1 तो दिन में ही जाना है। 2-3 दिन निकलने के बाद रचना ने कहा कि आज कंपनी जाना था ना आपको? तो रोहित ने कहा, हाँ हाँ, कल जाऊंगा। अगले दिन से रोहित ऑफिस जाने लगा। एक दिन रचना ने सुमन से कहा कि घर पे बात नहीं करती क्या, ये लो मेरा फ़ोन और घर पे बात कर लो। तभी कावेरी जी आ गई और बोली, अरे इसके घर पर फ़ोन कहाँ से होगा, इसके तो घर की हालत भी ठीक नहीं है। तो सुमन वहाँ से रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रचना भी रसोई में आई और बोली, क्या हुआ सुमन, तुम यहाँ क्यों आ गई? घर की याद आ गई होगी, मुझे भी बहुत याद आती है अपने घर की। इतने में रोहित ऑफिस से आ गया तो रचना उसके लिए पानी लेकर गई और बोली, लाइए आपका बैग, मैं रख देती हूँ। तो रोहित ने बैग को पकड़कर कहा, नहीं नहीं, मैं रख दूंगा। और फिर बोला, रचना तुमने घर पर बात की पैसों की? नहीं, आज करूँगी। अगले दिन सुमन दिखाई नहीं दी तो रचना ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी सुमन दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? अरे बहू, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है,
अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, देखकर आती हूँ, रचना ने कहा। तो कावेरी जी बोली, अरे नहीं, तुम रसोई में खाने की तैयारी करो, वो सो रही है। शाम को काम करने के बाद रचना सुमन के कमरे में गई और बोली, क्या हुआ सुमन, तुमने बताया नहीं? क्या तुम अपना नहीं मानती मुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुमन ने दबी आवाज में कहा और बोली, आप जाइए यहाँ से, आपकी सास को पसंद नहीं है कि आप मुझसे बात करें। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अरे नहीं, वो क्यों कुछ कहेगी? तुम्हें कोई दवाई चाहिए तो बताओ, रचना ने फिर से पूछा। तो सुमन बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर में दर्द था, आप जाइए प्लीज। रचना को सुमन के चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था, पर वो कुछ ज्यादा नहीं बोली और आकर रसोई के काम में लग गई। अगले दिन रोहित ऑफिस नहीं गया। रचना ने पूछा तो कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कहकर रोहित बाहर अपनी माँ कावेरी जी के पास जाकर बैठ गया। तभी रचना कमरे में आई और अलमारी में कुछ देखने लगी, लेकिन अलमारी में रोहित का बैग खुला था, तो सोचा बंद कर दूं। कपड़ों के ऊपर रखा बैग फिसलने लगा, संभालते हुए फाइल नीचे गिर गई। उठाने लगी तो केवल सादे बिना लिखे पेपर थे। सब कुछ उठाकर बैग को अच्छे से देखने लगी तो कुछ भी नहीं था सिवाय खाली पेपर के। तभी रचना को कुछ अजीब लगने लगा। अब तो उसके दिमाग में शक ने जन्म ले लिया था। वो कमरे से बाहर आई तो देखा कि रोहित की मम्मी गुस्से में सुमन को कुछ कह रही थी और रचना को देखते ही चुप हो गई। सास के जाते ही रचना किचन में आई और सब्जी बनाते हुए सुमन से कहने लगी, सुमन, यहाँ आसपास से कोई नहीं आता क्या? मैं किसी पड़ोस से नहीं मिली हूँ। तो सुमन ने ना में सिर हिला दिया। तो रचना बोली, बड़ी अजीब बात है, हमारे घर तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तो सुमन कुछ नहीं बोली। तभी रचना ने देखा कि सुमन की आंखें आंसू से भर गई थी। रचना ने उसे चुप कराया और बोली, सुमन, तुमने मन में बहुत कुछ दबाया हुआ है, मुझे नहीं बताओगे क्या? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। जैसे ही सुमन बोलने को हुई तो रोहित ने आकर कॉफी बनाने को कहा। रचना ने कहा, सुमन, जब भी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तो कोई ना कोई आ ही जाता है। खैर, अगले दिन सुबह समाचार पत्र लेने के लिए रचना ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने वाले घर के दरवाजे पर काम वाली बाई खड़ी थी। रचना को देखकर मुस्कुराई और बोली, आप नई भाभी हो? रचना ने कहा, हाँ, और पूछा कि कितना लेती हो बर्तन धोने का? तो उसने कहा, 2000। लेकिन भाभी, जब आपके पहले काम करती थी तब कम थे। तो रचना बोली, अच्छा, तुम यहाँ भी काम करती थी, फिर छोड़ा क्यों? वो कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही सामने वाले घर का दरवाजा खुला और वो अंदर चली गई। तभी रचना ने अंदर आकर अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी, काम वाली को क्यों हटा दिया? तो कावेरी जी चौंक गई और बोली, तुझे किसने कहा? तो रचना बोली, एक काम वाली थी, वो कह रही थी, बता रही थी कि अब 2000 ले रही है। तभी कावेरी जी बात को संभालते हुए बोली, हाँ, इसीलिए तो हटाया था उसे, और अब सुमन आ गई तो उसकी जरूरत ही नहीं, तुम मत बोला करो उससे। रचना ने मन में सोचा कि एक कामवाली मिली थी, बस उससे एक दो बात कर ली तो क्या हो गया। थोड़े दिन बाद वही काम वाली रचना से फिर से मिली और बोली, भाभी, सुमन भाभी भी इधर ही है क्या? तो रचना मुस्कुराते हुए बोली, भाभी नहीं, दीदी बोलो, शादी नहीं हुई है उनकी। काम वाली अजीब से रचना को देखा और बोली, अच्छा, मैं चलती हूँ। रचना अंदर आकर कामवाली बाई की बात हंस हंसकर सुमन को बताने लगी तो सुमन के माथे पर पसीना आ गया और वो घबराकर रसोई में चली गई। तभी रचना ने देखा कि सब लोग कमरे में हैं तो वो सुमन के पीछे पीछे गई और जाकर बोली कि तुम मेरी बात सुनकर इतनी घबरा क्यों गई? क्या हुआ बताओ, आज मैं तुम्हारे बारे में जानकर ही रहूंगी। रचना ने सुमन का हाथ पकड़कर हिला दिया और बोली, कहीं उस काम वाली ने सच में तो भाभी नहीं कहा तुम्हें? तुम विधवा तो नहीं? तभी सुमन अपना हाथ रचना के मुंह पर रखते हुए बोली, नहीं नहीं, आप ऐसे मत कहो। क्यों ना कहूँ, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। रचना ने गुस्से में कहा। तो सुमन बोली, आप यहाँ से जाइए प्लीज, वो सब लोग आते ही होंगे। नहीं, आज नहीं जाऊंगी, आज सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी। रचना ने कहा। तो सुमन बोली, अच्छा तो ठीक है, आज रात को जब सब सो जाएंगे तब रसोई में आ जाना, लेकिन अभी जाइए। धक्का देते हुए रचना को बाहर किया तो सामने से रोहित की माँ कावेरी जी आ रही थी।
उसे देखकर रचना इधर उधर देखने लगी कि जैसे कुछ ढूंढ रही हो। तभी कावेरी जी ने कहा कि खाना लगा लो रचना। हाँ मम्मी जी, बस वही करने जा रही हूँ। रात को सबके सोने के बाद रचना और सुमन रसोई में आई। हाँ अब बताओ सुमन, रचना ने कहा। तो सुमन बोली, मेरे माँ बाप नहीं हैं, अब मेरा कोई नहीं है। तो रचना बोली, क्यों, तुम्हारा घर तो है ना गांव में, जहाँ सासू माँ तुम्हारे माँ बाबा के पास पैसे भेजती है। सुमन की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। नहीं, मेरा गांव में कोई नहीं है, पर यह बात आप रोहित के परिवार में किसी को मत बताना, नहीं तो गजब हो जाएगा। तभी रचना बोली, तुम इतनी डरी डरी क्यों रहती हो? तो सुमन बोली, कुछ नहीं, बस जिंदगी ने धोखा दे दिया। क्या बात है, साफ साफ बताओ। ये लोग बहुत खराब हैं, इनकी बातों में मत आना। जो पैसे ये लोग आपके घर वालों से मांग रहे हैं वो भी मत देना। सुमन की बात सुनकर रचना आश्चर्यचकित होकर बोली, सुमन ये क्या कर रही हो तुम? जिनके घर में रहती हो उन्हीं के खिलाफ मुझे भड़का रही हो। नहीं, आज आपके बहुत कहने पर आपको अपना मानकर मैं ये सब कहने की हिम्मत कर रही हूँ। सुमन ने कहा। तो रचना बोली, अच्छा जल्दी बताओ, कोई आ जाएगा और सुबह जल्दी उठना है, रोहित को ऑफिस जाना है। ऑफिस से? सुमन ने जोर लगाकर कहा। तो रचना बोली, क्यों, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं, वो ऑफिस नहीं जाती। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। सुमन रोने लगी। मुझे माफ कर दो रचना, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको बहुत बड़ा धक्का देगा। रोहित कोई भी कंपनी में काम नहीं करते, वो केवल ग्रेजुएशन पास हैं। ये लोग पहले गांव में रहते थे, इनके पास ही हमारा गांव था। मेरे माँ बाप के पास जमीन थी, इन लोगों की नज़र मेरे माँ बाप की जमीन पर थी। इन लोगों ने रोहित का रिश्ता आपकी तरह एक बड़ी कंपनी में बताकर किया था। मैं रोहित की पहली पत्नी हूँ। ये सुनकर रचना को तो जैसे चक्कर आ गया था। वो बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगी? रचना आप सुन लो, यकीन करो या नहीं ये आप बाद में तय कर लेना। मेरी शादी के होने के बाद ये मुझे रानी की तरह रखते थे, पर यही बहाने जो आपसे किए और आप मान गई अपने मम्मी पापा से पैसे लेने के लिए, ऐसे ही मैं भी मान गई थी ज़मीन दिलाने के लिए। मेरे माँ बाप का वही सहारा था, 2 टुकड़े थे ज़मीन के। ज़मीन के कागज़ लेते ही ये लोग मुझसे नौकरानी की तरह पेश आने लगे। माँ को बीमारी ने, बाबा को मेरी चिंता ने भगवान के पास बुला लिया। रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया। 2 साल हुए शादी को, तब से रोज़ मार खा रही हूँ। रोहित और उनकी माँ खूब मारते हैं। पेट भर खाना भी आपके आने पर मिला है। एक टुकड़ा बेचकर जो रुपए मिले उनसे शहर आ गई। इनकी योजना दूसरी थी, मैं कुछ पुलिस या रिश्तेदारों को इनके खिलाफ कुछ ना कह दूं, इसीलिए मुझे भी साथ ले आई। शहर आके आपसे दूसरी शादी की, और अब जब तक आपके पापा के पैसे नहीं मिले हैं तब तक ही आपकी इज्जत कर रहे हैं। फिर आपका भी वही हाल होगा जो अब मेरा हो रहा है। इतने समय में मैं अच्छे से समझ गई हूँ इनको। और हाँ रचना, वो रोहित नहीं, उनका नाम हितेश है। आपके पापा जिस कंपनी में गए थे उसमें कोई हितेश ऊंचे पद पर था, और वो इनके ममेरे भाई का नाम है जिन्होंने ये रिश्ता बताया था। जो आपके पापा को कंपनी दिखाने ले गए थे वो हितेश के पापा के खास दोस्त हैं, एक नंबर के धोखेबाज। उसने सब झूठ दिखाया कि हितेश मीटिंग में है। ये सब इनका पहले से ही प्लान था कि रचना के पापा अगर कुछ पूछें तो अंकल ही कंपनी के बारे में दिखाएंगे। ये पता था कि जो बीच में रहता है दोनों के परिवार में उससे जांच पड़ताल होती है। रचना का सिर घूमने लगा, बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। रचना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। जैसे तैसे करके कमरे में तो आ गई, पर मन में तो पूरी रात युद्ध चल रहा था। यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। किस पर यकीन करूं? सुमन जो डरी सहमी सी आज सच्चाई बता रही थी, या रोहित पर? लेकिन कुछ नहीं समझ आ रहा था। उठकर सारी अलमारी ढूंढने लगी पर कुछ नहीं मिला। अगले दिन सुमन से बोलने का भी मन नहीं था, पता नहीं क्यों, झूठी तो नहीं। रोहित के ऑफिस जाने के बाद काम जल्दी कर सारा कमरा ढूंढने लगी। तभी कावेरी जी आई और बोली, क्या हुआ रचना, कुछ ढूंढ रही हो? जी मम्मी जी, अपनी शादी की साड़ियाँ पैक करके रख रही हूँ, महंगी है ना, खराब हो जाएंगी। बहाना सोच के रखा था। ये तो पक्का लग रहा था कि मार्कशीट तो अपने साथ ही रखी होगी।
मम्मी पापा के पास तो मुश्किल है, फिर बाद में मम्मी जी के कमरे में ढूंढूंगी। सोचा था यहाँ बस बेड का बॉक्स ही देखना बचा था। दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया, ये कहकर कि साड़ी पहन रही हूँ, और बेड के अंदर देखने लगी। तभी कपड़ों के अंदर छिपा एक पैकेट हाथ आया। सब मिल गए और रितेश के नाम से ही थे सब पेपर। कोई बड़ी डिग्री नहीं थी उसमें, ना कोई कंपनी के कागज थे। उफ, सिर पकड़ लिया। क्या करूं? मन में सोचने लगी कि सुमन को मुझसे बातें ना करने देना, आस पड़ोस का ना आना जाना, मेरे गहने अपने लॉकर में रखना, पापा से पैसे मांगना। उफ, इतना बड़ा धोखा। और काम वाली को मेरी बहू होने की भनक लगी तो उसे भी निकाल दिया। अच्छा, तभी बोलने नहीं देते थे। रचना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सुमन के पास पहुंची और उसे सब बताया, और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, सुमन, तुम अपने पति को रोज किसी और के साथ देखती हो तो क्या बीतती होगी तुम पर। नहीं रचना, मेरे माँ बाप की मृत्यु के बाद मेरा इनसे कोई लगाव नहीं रहा, पर मेरा कोई नहीं था। घर से बाहर भी भेड़िए रूपी इंसान है तो कहाँ जाती। एक दो बार भागने की कोशिश भी की, पर शायद बाहर यहाँ से भी बुरी जिंदगी हो, यही डर लगने लगा। नहीं सुमन, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनको सबक सिखाएंगे। तभी रोहित के पापा की आवाज़ आई कि ये कब चाय मिलेगी। जी पापा जी, अभी लाई, रचना ने आवाज़ दी। रचना ने सब मार्कशीट अपने पास रख ली थी और अपने पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। सब सुनते ही पापा मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से से भरे रचना के मम्मी पापा पुलिस स्टेशन में जाकर सारी सच्चाई बताई और फिर रचना के ससुराल पहुंच गए। ससुराल वालों को भनक तक नहीं थी। रचना के मम्मी पापा को पुलिस के साथ देखकर उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। तभी कावेरी जी ने रचना से कहा, रचना, ये तुम्हारे मम्मी पापा पुलिस के साथ यहाँ क्यों आई हैं? मम्मी जी, आपको क्या लगा था कि आप लोग सुमन के साथ छल कपट करके जीत गए, तो क्या मेरे साथ भी जीत जाओगे? इतना सुनते ही रोहित पीछे से भागने लगा तो पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। तीनों लोग पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे और माफ़ी मांगने लगे। तभी रचना के पापा आगे बढ़कर बोले कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हुई दो दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की। तभी कावेरी जी सुमन को घूरकर देखने लगी तो रचना की मम्मी ने कहा कि ऐसे घूरकर देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके माँ बाप को तो आप लोगों ने छोड़ा नहीं। आज से सुमन भी हमारी बेटी है, इसी के कारण आज हम आपके जाल में फंसने से बच पाए, वरना पता नहीं ये आपकी घटिया सोच आपको कहाँ तक लेकर जाती। इसीलिए अच्छा होगा कि अपनी नज़रें नीचे करें और चुपचाप जाकर जेल की हवा खाएं। कहकर रचना की मम्मी सुमन के पास आई और बोली, आज से सुमन भी रचना की तरह मेरी बेटी है, इसीलिए आज से तू भी रचना के साथ हमारे घर पर ही रहेगी। कहकर रचना के मम्मी पापा उनके ससुराल वालों को जेल भेजकर उन दोनों बहनों को अपने साथ ले आए। दोस्तों, आज सुंदर चेहरे के पीछे का नकाब हट चुका था। सुमन के साथ जो हुआ वो हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि वो परिस्थितियों से विवश थी, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि कोशिश करने से सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।